Hello, CA final students. Welcome back to Sarang CA classes. I am CA विपिन सिंगला, your friend, mentor and faculty for CA final financial reporting. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू इंडेक्स इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हम देख के आए थे इंडेक्स 16, इंडेक्स 38, इंडेक्स 40, इंडेक्स 2, इंडेक्स 23। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटेल में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इंडेक्स 36। जब हमने इंडेक्स 16 किया था, इंडेक्स 38 किया था, तब हमने बात की थी कि अगर कैरिंग अमाउंट निकालना था तो मैं क्या क्या लेस करता था उसमें से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, या फिर मैं करता था साथ में एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अगर हुए थे तो वो लेस करता था। जब मैंने वहां पे बात की थी तो सिर्फ एक टच करके गया था, मैंने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था। मैंने कहा था कि जब हम इंडेक्स 36 करेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज वो समय आ चुका है कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, इसके अंदर तक घुस जाएंगे, एकदम इजी बना देंगे। बच्चों का स्टैंडर्ड थोड़ा मुश्किल लगता है, बट नहीं, इसको इतना इजी बना देंगे कि एक शॉर्टकट बन जाएगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट बैच फ्री में आपको अवेलेबल हो रहा है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो कि हम विद इन 150 to 170 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इंपेयरमेंट होता क्या है? देखो, जब हमने बात की थी इंडेक्स 16 की, इंडेक्स 38 की, अगर मेरी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी तो उसको मैंने क्या नाम दिया था वहां पे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता था? मेरा सिस्टमेटिकली अगर एसेट की वैल्यू में रिड्यूस हो रहा है तो उसको मैंने कहा था डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। क्यों हो रहा था वो? क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा था, मेरा वो नॉर्मल था, एक सिस्टमेटिक वे में मैं उसको यूज कर रहा था। मेरे को पता था कि इतने टाइम में मेरे को बेनिफिट्स मिलेगा, तो नॉर्मल वीएट ईयर वगैरह की वजह से मैं उसको एक सिस्टम बना लिया था कि हाँ एवरी ईयर इतना इतना मैं रिड्यूस करता जाऊंगा। चाहे तो मैं एसएलएम मेथड फॉलो करता था, चाहे डब्ल्यूडीवी फॉलो करता था, या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो कोई भी एक मेथड उनमें से फॉलो करके एक सिस्टमेटिक वे में रिड्यूस करता जाता था एसेट की वैल्यू को। और जितना उसकी यूजफुल लाइफ होती थी उतने तक मेरी जितनी डेप्रिसिएबल अमाउंट होती थी उतनी रिड्यूस हो जाती थी, और जितनी सैल्वेज वैल्यू होती थी उतनी सिर्फ बच जाती थी मेरी एसेट की वैल्यू। बट कई बार ऐसा होता है कि एसेट का मेरे को फ्यूचर ऐसे उस टाइम तो पता नहीं होता, बट ऐसे कुछ इंडिकेशन आ जाते हैं, मार्केट में चेंजेस आ जाते हैं, फिर मेरे इंटरनली कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि मेरे को एसेट जो मेरे बुक्स में मान लो 1 लाख की शो कर रहा था, 1 लाख की शो कर रहा था, मेरे को लगता है कि नहीं, अब इसे 1 लाख तो मैं ना बेच के ना फिर इसको यूज करके अर्न कर ही नहीं पाऊंगा। तब उस केस में मेरे को जितने मेरे को लगता है कि हाँ बेच के या फिर उसको यूज करके अर्न कर सकता हूं, उतना पैसा मेरे को मिल सकता है। मान लो कि मेरे को 80,000 ही उससे रिकवर कर पाता हूं, चाहे बेचूं या फिर वो अपने बिजनेस में यूज करता रहूं, दोनों में से कुछ भी करता हूं, तो मेरे को सिर्फ 80,000 ही रिकवर हो पाते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट मेरी क्या हो गई? 80,000। बुक्स में सो रही है मेरी अभी 1 लाख पे, जो भी मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह जो पुराने पीरियड्स का है वो सारा चार्ज करने के बाद मेरी अभी 1 लाख पे सो रही है। और मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं मेरी एसेट बुक में कितने पे सो रही है। कैरिंग अमाउंट कितनी है मेरी बुक्स में? 1 लाख। अभी अगर मैं उसको यूज करता हूं अपने बिजनेस में, आज की डेट की मेरी कैरिंग वैल्यू इतनी आ गई। आज की डेट में अगर मैं देखूं कि कुछ ऐसा मेरे को बाहर या अंदर से कुछ ऐसी खबर मिली है कि मैं इस एसेट को अगर यूज भी करूं तब भी 1 लाख नहीं रिकवर कर पाऊंगा, या फिर मैं इसको बेच दूं तब भी मैं इतने रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब कि जो मैं बुक्स में शो कर रहा हूं 1 लाख की वैल्यू, वो कहीं ना कहीं मेरी बुक्स को गलत शो कर रही है। तो मेरी मान लेते हैं कि अगर आज मैं रिकवर करने जाऊं, चाहे बेचूं या उसको यूज करूं, कितना कितना अमाउंट ले सकता हूं उससे? कितना? 80,000 मान लो कि हाँ 80,000 ही मैक्सिमम आ सकता है। जो भी बेटर ऑप्शन होगा, मान लो कि मेरा अगर यूज करता हूं अपने बिजनेस के लिए तो 70,000 आ रहे हैं, अगर मैं बेच देता हूं तो 80,000 मिल जाएंगे। तो मैं इन दोनों में से देखूंगा कौन से वाला ज्यादा है, तो मैं वही ऑप्शन यूज करूंगा अपने लिए, मतलब कि वही ऑप्शन मैं चूज करूंगा। यूज में आप कंफ्यूज हो सकते हो मे भी, क्योंकि जैसे मैं अगर बिजनेस में यूज करता हूं तो मेरे को पता है कि टोटल 70,000 का ही बेनिफिट होगा मेरा, और अगर मैं उसको सेल कर देता हूं तो 80,000 मिल जाएंगे मेरे को। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है? आप बेचने वाला लोगे तो मतलब आप मैक्सिमम 80,000 ही रिकवर कर सकते हो उस एसेट से। 80,000 आप उससे रिकवर कर सकते हो, तो आपको जो आपके बुक्स में 1 लाख की शो हो रही है, क्या है इसकी वैल्यू फिर आपको 1 लाख शो करनी चाहिए? क्या आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि इसको 1 लाख पे शो करते रहें? आपकी अंतरात्मा कहेगी ये पाप है, आप बुक्स को गलत शो कर रहे हो, आप इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहे हो, आप स्टेक होल्डर्स को धोखा दे रहे हो। तो आपको क्या करना होगा? आपको उस केस में इसको
वैल्यू को इंपेयर करना होगा। इंपेयर मतलब कि डेप्रिसिएशन तो लगाया ही, वो तो एक सिस्टमेटिक था, उसके अलावा कुछ ऐसी खबर आई जाएगी हाँ जिस वजह से आपकी एसेट कम में रिकवर कर पा रही है, कम अमाउंट, तो उस केस में क्या करोगे आप 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस को बुक कर दोगे। ये इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा बुक आपका, तो उस केस में क्या होगा फिर 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि आपको बुक्स में इतना शो करना चाहिए था जबकि आपने शो कर दिया ये, तो आपको क्या करना होगा इस यहां तक लाने के लिए, इसमें से आप जो कैरिंग अमाउंट था इसमें से आप क्या माइनस करोगे, इंपेयरमेंट लॉस कितना ये 20,000 आया जो, तो आपकी आप बुक्स में कितनी हो जाएगी अमाउंट, इसकी वैल्यू 80,000 की। तो ऐसे यहां पे हम सिर्फ यही है कंसेप्ट, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। ये जो आपको दिख रहा है ना ये छोटा सा 80,000 वाला, यही है कंसेप्ट, 1,20,000 माइनस 80,000, इसके अलावा इस इंडेक्स में कुछ और है ही नहीं। बस इसी को थोड़ा हम डिटेल में करते जाएंगे, बट एट द एंड तो यही है। आपको गिनती के 4-5 स्टेप लगाने हैं और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपको ज्यादा दिमाग पे जोर ही नहीं डालना वहां पे एग्जाम में, आपको इतना इजी वे में यहाँ पे सॉर्ट आउट करवा जाऊंगा। मैं अभी रिपीट करता हूं, आपका सिस्टमेटिक डिक्रीज हो रहा है अगर, वो तो एवरी ईयर होता रहेगा, वो तो होता ही रहता है एवरी ईयर, तो उसको क्या कहते हो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। उसके अलावा अगर आपको कहीं अंदर से या बाहर से कुछ खबर मिलती है कि जिस वजह से आपको लगता है कि हाँ आपकी जो रिकवर करते हो अमाउंट जितना आपने बुक्स में शो किया हुआ है, बुक्स में शो किया हुआ था आपने 1 लाख, आपको पता है कि कुछ ऐसी खबर आई है कि जिससे आपको लगता है कि 1 लाख में भी रिकवर ना कर पाओ, तो उस केस में क्या करोगे आप रिकवरेबल अमाउंट निकालोगे। रिकवरेबल अमाउंट अगर कम आती है उससे कैरिंग अमाउंट से जितने आपने बुक्स में शो की हुई है, तो उस केस में आप कितने पे शो करोगे 1,20,000, मतलब 20,000 माइनस करके जो रिकवर हो सकता है मैक्सिमम उतने तक। अभी अगर एक बात और करें, चलो एक बार इतना ही चलते हैं करके, आगे का अभी मैं बताता हूं आपको डिटेल में, अभी करेंगे बातें, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। इंपेयरमेंट एसेट का क्या मीनिंग होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। जो मेरी 1 लाख की वैल्यू हो रही थी, अब मेरी बाद में इंपेयरमेंट करने के बाद क्या होगी, रिड्यूस होगी थी वैल्यू, कितने से 20,000 से 80,000 पे आ चुकी है, ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, कि मेरे कुछ अंदर या बाहर की कुछ ऐसी खबर है, मेरे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिले हैं जिससे मेरे को लगता है कि हाँ अब मेरी एसेट की वैल्यू कुछ कम हो सकती है। अभी इफ एन एंटिटीज एसेट कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स देयर रिकवरेबल अमाउंट, ये कब होगा, अगर एंटिटी की एसेट की कैरिंग अमाउंट मेरी एक्सीड कर जाती है रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवर कर पा रहा था मैं सिर्फ 80,000, मेरी बुक्स में शो हो रही थी कैरिंग अमाउंट कितनी 1 लाख की, कौन सी थी, ये एक्सीड कर रही थी कैरिंग अमाउंट मेरी रिकवरेबल अमाउंट से, तो उस केस में द एसेट इज कंसीडर्ड इंपेयर्ड, तो उस केस में माना जाएगा कि हाँ मेरी एसेट इंपेयर हो चुकी है, तो मेरे को इंपेयरमेंट लॉस को बुक कर देना चाहिए ताकि मेरी एसेट में जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट के इक्वल आ जाए। एंड द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स द एंटिटी टू रिकॉग्नाइज एन इंपेयरमेंट लॉस, ये क्या है, दी सेट इज कंसिडर्ड एंड द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स द एंटिटी टू, तो ये कहते हैं कि आपके सेट आपको लग गया पता कि इंपेयर हो चुकी है, तो आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करके सीधे साधे रिकवरेबल अमाउंट तक आपकी कैरिंग अमाउंट को ले आओ, यही इन्होंने कहा है। तो इसमें आपको एक डाउट रेज होना चाहिए, डाउट होना चाहिए आपको बड़ा प्यारा सा रेज। आइए मैं आपको एक करवा के देखता हूं। आपकी मान लो बुक्स में शो कर रही है वैल्यू 1 लाख रुपीस की, 1 लाख की आपकी बुक्स में शो कर रही है ये, और आप इससे रिकवर कर पा रहे हो। आपने देखा कि हाँ इस सेट को अगर मैं बेचने जाता हूं तो मेरे को इससे मिल जाएगा कितना रुपया, रिकवर कर सकता हूं इससे मैं 1,50,000 रुपए, 1,50,000। तो इसको क्या आप अपनी बुक्स में 1,50,000 पे शो करोगे फिर? क्या ये इंडेक्स इसको इंक्रीज भी करवा देगा? अभी आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, रिडक्शन। अभी आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, रिडक्शन। यहां कहीं इंक्रीज की बात हो रही है अभी नहीं, जब यहां पे बातें ही नहीं की है इंक्रीज होने की, तो आप कैसे कह सकते हो कि सर इसको 1,50,000 पे रिकॉग्नाइज कर दें आप बुक्स में? तो क्या इंपेयरमेंट प्रॉफिट का नाम सुना आपने कभी? सुना होगा तो नहीं, वो इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होता है।
इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल अगर वैल्यू इंक्रीज होती है, वो अभी हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि आप रिकवरेबल अमाउंट से अगर ज्यादा पे शो कर रहे हो बुक्स में, तो उस केस में क्या होगा, आपको रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आने होगी। अगर रिकवरेबल अमाउंट मेरी ऑलरेडी ज्यादा है, तो जिस अमाउंट में मेरी बुक्स में शो हो रही है वो सही है, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये आपने पीपी में देखा था, वहां पे हम इंक्रीज करते थे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता था, तो उसमें हम 150 के आसपास तक दिखा देते थे। रिकवरेबल नहीं, वहां पे फेयर वैल्यू देखते थे। यहां पे रिकवरेबल और फेयर वैल्यू में मेरा डिफरेंस होता है, तो वो हम जब चलेंगे तो बातें होंगी सारी, तो टेंशन ना लो। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो शुरुआत है। तो इसमें रिडक्शन होती है अगर मेरी वैल्यू में, कैसे लगेगा पता मेरे को, अगर अंदर बाहर से कुछ खबर आती है उसके बेसिस पे मैं चेक करूंगा कि क्या मैं जितना बुक्स में शो कर रहा हूं उतना रिकवर कर सकता हूं सेट से। अगर नहीं, उससे कम कर सकता हूं, तो मेरे को मतलब कि सेट मेरी इंपेयर हो चुकी है, तो इंपेयरमेंट लॉस मेरे को बुक करना चाहिए अपने बुक्स में। मतलब कि इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी मेरी, तो रिकवरेबल अमाउंट तक आ जाएगी। तो इस चैप्टर का यही फंडा है बस। आइए तो आगे बातें करते हैं। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है मेरा? इंपेयरमेंट लॉस हमने देखा था 1 लाख माइनस 80,000, तो 20,000 का मेरा क्या आ गया था? इंपेयरमेंट लॉस। वो जो डिफरेंस होता है रिकवर कितना कम कर पाऊंगा कैरिंग अमाउंट से, वही मेरा होता है इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि उतना ही तो मेरा इंपेयर हुआ है। इंपेयरमेंट की वजह से कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई थी मेरी? 20,000 की। अभी रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालना है, कैरिंग अमाउंट कैसे निकालना है, सब बातें अभी डिटेल में डिस्कशन होंगी। ऐसे क्या बातें कर रहे हो आप, सब करेंगे हम। The amount by which the carrying amount of assets exceeds its recoverable amount, जितने अमाउंट से कैरिंग अमाउंट मेरी एक्सीड कर रही थी, वहां पे कितने से? 20,000 से इंक्रीज कर एक्सीड कर रही थी, तो हमने 20,000 माइनस किया था। उसको क्या नाम दिया था जो माइनस किया था 20,000 को? इंपेयरमेंट लॉस। तो यही इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इतने सिंपल सिंपल कंसेप्ट हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका इंडेक्स कंप्लीट भी हो जाएगा। ये आप अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से। कैरिंग अमाउंट, द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट। कैरिंग अमाउंट कौन सी होती है? अभी बात की थी 1 लाख, क्या कौन सी थी जो आपकी बुक्स में शो हो रही थी? ये तो हम इंडेक्स 16 और इंडेक्स 38 में भी बात करके आए थे कि हमारी बुक्स में जो अमाउंट शो होती है वो होती है मेरी कैरिंग अमाउंट। कैसे निकलती थी ये? ओरिजिनल कॉस्ट या फिर वैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि आपको इस झंझट में पढ़ना ही नहीं है कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेना है यहाँ पे या सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सब मैंने वहां पे पत्ते खोले थे आपके लिए। और उसके बाद एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस या सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। आप कहोगे सर आप बात तो कर रहे हो अभी इंपेयरमेंट लॉस की, तो ये माइनस कैसे होगा? क्या पता पहले कभी हुआ हो इंपेयर, तो अब दोबारा हो चुका है, तो अब दोबारा भी तो करना ही पड़ेगा आपको इंपेयर। अगर दोबारा से कोई खबर आ जाती है कि अरे आपकी एसेट तो दोबारा इज्जत लूट गई आपकी एसेट की, तो उसको दोबारा इंपेयर करना होगा। तो वो कौन सी बाहर की खबरें होती हैं, उसकी भी है तो अभी बातें करनी है हमें। अभी ये कैरिंग अमाउंट का मैंने बता दिया, अभी डिस्कशन और डिटेल में भी होगा। यहाँ पे तो अभी थोड़ा ही हुआ है, अभी आगे और चल के होगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक बार मीनिंग बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल्स में घुसेंगे तो हमारे टॉपिक्स और खुलते जाएंगे। अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ये जो मेरी बुक्स में शो हो रही होती है वह कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में मुख्य दो ही मेन हमारे दो ही बातें चलेगी, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट तो बहुत इजी है, जो आपकी बुक्स में शो हो रहा है वही। अब रिकवरेबल अमाउंट मैंने आपको बताया था कि आप उस एसेट का क्या क्या कर सकते हो। चाहे तो उस एसेट को आप अपने धंधे में जो यूज कर रहे हो धंधे में यूज करते रहो, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसको बेच देता हूं, दो ही काम कर सकते हो उस एसेट के साथ आप। जब आपको पता है कि कौन सा यूज करना चाहोगे आप उस एसेट का वही यूज करना चाहोगे जिसमें आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। आपको पता है कि आप अगर उस एसेट को यूज करते हो अपने बिजनेस में तो आपको मिलेगा उससे बेनिफिट 1 लाख रुपीज का। ये कब? जब अगर यूज करते हो। तो अगर उसको मार्केट में अभी सेल कर देते हो
तो आपको उससे मिल जाएंगे 1,50,000। तो आप पागल थोड़े हो कि आप उसको मेहनत भी करो, टाइम भी लगाओ और 1,50,000 ही लेके आओ। ओ 1 लाख ही लेके आओ। आप 1 लाख नहीं लेके आओगे, आप 1,50,000 मांगोगे उससे। वो कैसे मिलेगा आपको? वो बेच के मिलेगा। तो आप कितना रिकवर कर लिए? 1,50,000 रिकवर कर लिया आपने। अगर मैं कहूं कि आप यूज करते हो तो उससे 1,50,000 लेके आ सकते हो। आज की डेट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर में कैसे होता है ये मैं अभी बात करता हूं, फ्यूचर तक लेके जाऊंगा आपको। मान लो आप अगर यूज करते हो तो क्या होता कि 5 सालों तक यूज कर रहे हो, मान लो एवरी ईयर कुछ कुछ अमाउंट आप लेके आ रहे हो। डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी डिटेल में होगा। आप मान लो यूज करते हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एवरी ईयर आप इससे कितना अर्न कर रहे हो? 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, इतना इतना आप कैसे लेके आ रहे हो एवरी ईयर। और ये तो आप टोटल कितना हो गया? 1,50,000। और अगर आप आज मार्केट में बेच देते हो, अगर आप आज मार्केट में सेल कर देते हो तो ये आपका सेल होता है, मान लो कितने का? 80,000 का सेल कर पाते हो? नहीं, 1,40,000 का। ओके, आप आज मार्केट में सेल करते हो तो 1,40,000 मिलेगा। अगर यूज करते हो तो 1,50,000 मिलेगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ये वाला या ये वाला? सर हम आज की डेट में नहीं बता सकते कि हम ये ऑप्शन चूज करें या ये वाला। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर ये वैल्यू तो मेरे को आज ही मिल जाएगी सारी, बट ये मेरे को 5 सालों तक 30,000 मिलेगा, तो इसमें मेरा कुछ फाइनेंस कॉस्ट का पोर्शन भी तो होगा सर, कोई मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो लगी होगी इसमें, कोई इंटरेस्ट का पोर्शन भी तो होगा। अगर मैं आज की डेट में 1,40,000 ले लेता हूं उससे और उसको इन्वेस्ट करता हूं तो इससे वो देखना पड़ेगा मेरे को कितना है डिस्काउंट रेट लगाना चाहिए, कितना नहीं। तो इसको मेरे को आज की डेट में ही चाहिए ये यूज का अमाउंट भी, कि अगर यूज करता हूं तो आज की डेट में कितने अमाउंट आ सकता है मेरा। तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर मेरा फ्यूचर में दे रखा है तो उसको ऐसे ऐसे करके लेके आते थे प्रेजेंट वैल्यू पे। वो ऐसे ऐसे कैसे करते थे? डिस्काउंटिंग फैक्टर से, डिस्काउंट रेट से ऐसे ऐसे करके लेके आते थे प्रेजेंट वैल्यू पे। ये आप इंटर में भी देख के आ चुके हैं, हम ये ऑलरेडी हमारे इंडेक्स 1638 वगैरह में भी देख के आ चुके हैं। जब आप इतनी बार करके आ चुके हो तो इसको अब डिटेल में बताना तो नहीं बनता है। तो इसको आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाओगे, इस पे प्रेजेंट वैल्यू लगाओगे। यहाँ पे जितना भी आपका रेट होगा, मान लेते हैं कि 10% रेट है, तो यहाँ पे दिस 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 जो भी समथिंग आपका अमाउंट आया है, यहाँ पे एक्स 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 लिख देता हूं मैं, एक्स 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 एक्स, जो भी समथिंग अमाउंट आया तो उससे आप क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। आपकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसका टोटल करोगे। मान लो टोटल आ गया आपका कितना, इसका मान लेते हैं कि टोटल आ गया 1,30,000 जो आपने इंटरेस्ट रेट लिया था उसके अकॉर्डिंग। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सर मैं तो आज ही बेच के निकल जाऊंगा उसको, क्या ही 1,30,000 लूं, उससे ज्यादा तो आज ही ले पा रहा हूं मैं, तो उसको बेच दूंगा। तो मेरा फायदा कौन सा ऑप्शन चूज किया मैंने? किस में ज्यादा अमाउंट रिकवर कर पा रहा था मैं? अगर बेचता हूं तो मतलब कि 1,40,000 मेरी क्या होगी? रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। अभी ये तो सेल करके आपको मिलता इतना, अभी बात की मैंने आपको सेल करके मिलता, बट आपका उसको सेल करने के लिए कुछ कॉस्ट भी लगती, कुछ कॉस्ट भी लगती। मान लेते हैं कि अभी तक तो आपने बोला कि सर मैं सेल करके निकल जाता अगर 1,40,000 मेरे को मिलते, और ये आज की डेट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखी मैंने यूज करने की तो 1,30,000 रुपए आई, तो मैं क्या करता है रिकवरेबल अमाउंट पे बेच के निकल जाता। तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्या हो, मतलब ये रिकवरेबल, इसको इसको नाम दो सेल करता अगर मैं, ठीक है सेल करता, अगर सेल करता तो 1,50,000। 2 मिनट, अच्छा ये तो अभी रिकवर अभी डाला था ना ये रिकवरेबल अमाउंट, हाँ ये था सेल वाला। तो हाँ सेल करता तो मेरे 1,40,000 आते, और अगर मैं यूज कर रहा हूं तो 1,30,000 आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा मैं? जिसमें मेरा ज्यादा हो रहा है, सेल करने में मेरे को ज्यादा बेनिफिट है, तो वही रिकवर करना चाहूंगा मैं। तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट कौन सा हो गया? 1,40,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे
150 पता नहीं क्यों डाला मैंने, इसको एक बार करता हूँ मैं खत्म। तो 1,40,000। तो अब मेरा रिकवरेबल कितना हो गया? 1,40,000। अभी अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। अभी अगर मान लो जो मैंने यहाँ पे सेल किया था, जो ये सेल किया था, इसको बेचने के लिए मेरे कुछ कॉस्ट टू सेल भी लगी। कितनी लगी वो मेरी? वो लगी मेरी 20,000 की। तो सर अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सर मेरे पास आएंगे 1,40,000, उसमें से मैं 20,000 दे दूंगा, मेरे को बिकवाने की कुछ कॉस्ट लगी है, तो मेरी जेब में नेट तो आया 1,20,000। अगर मैं यूज करता तो मेरे को आता है 1,30,000 रुपया, 1,30,000 आता मेरे पास। अगर उसको यूज करता, मैंने आज सेल कर दिया तो कितना आया मेरे पास? जेब में तो मेरे 1,20,000 आया। तो ज्यादा कौन सा अगर यूज करता तो ये, तो आपका कौन सा आ गया? तो आपका रिकवरेबल अमाउंट फिर हो गया 1,00,000, कौन से वाला? 30,000। ओके, क्योंकि यहां पे मेरी जेब में तो 1,20,000 ही आया। 20,000 मैंने उसको दे दिया, कॉस्ट ऑफ सेल लगी, कॉस्ट टू सेल लगी मेरी, बेचने के लिए कुछ कॉस्ट लगी मेरी। जैसे मैंने किसी को ब्रोकरेज कमीशन वगैरह कुछ दिया होगा, या कुछ और मेरी कॉस्ट लगी हुई, वो सब बातें करेंगे अभी। ओके, रिकवरेबल अमाउंट इतना इजी है। कैरिंग अमाउंट तो वो जो आपकी बुक्स में शो हो रहा है। रिकवरेबल अमाउंट जो आप रिकवर कर सकते हो मैक्सिमम उसके यूज करने से या बेचने से, कि आपके जेब में कितना आएगा। तो आप वो ज्यादा वाला ही ऑप्शन रिकवर करना चाहोगे, कम? आप पागल थोड़े हो कि कम पे बेचोगे या फिर यूज करोगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखना बस आपको, कि अगर आपकी बुक्स में जितना रिकवर कर पा रहे हो उससे ज्यादा सो हो रही है अगर, तब आप उसको रिकवर तक लेके आओगे। रिकवर तक लाने के लिए मतलब कि आपकी एसेट इंपेयर हो चुकी है, इंपेयर हो चुकी है तो आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट तक आ जाए, कैरिंग अमाउंट। बस इतना सा ही फंडा है, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। अब तो इसमें कुछ नहीं बचा, अब 10% काम बचा है बस, 90% आपका काम हो चुका। रिकवरेबल अमाउंट अभी तक मैंने आपको समझाया। इंपेयरमेंट एसेट क्या होती है? इंपेयर वो एसेट होती है जिसमें कैरिंग अमाउंट से कम रिकवरेबल अमाउंट होती है, वो तो मतलब रिडक्शन इन वैल्यू हो जाती है आपकी। इंपेयरमेंट लॉस जो वो डिफरेंस था कितने अमाउंट से ज्यादा सो हो रही है आपकी, मतलब कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, वो हो गया आपका इंपेयरमेंट लॉस। उसके बाद मैंने बात की आपको कैरिंग अमाउंट की। कैरिंग अमाउंट वो होती है जो आपकी बुक्स में सो रही होती है। अब रिकवरेबल अमाउंट मैं आपको बार बार बता के आ चुका हूं, तो आइए एक बार यहाँ पे जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा है हाइयर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कौन सी है? अगर मैं खुद के धंधे में यूज करता तो कितना वैल्यू मिलता उसको, मतलब तो कितना फायदा होता मेरे को, कितना, कितनी वैल्यू आती मेरे को। अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊं तो कितना आएगा मेरे पास। तो फेयर वैल्यू, मार्केट में बिकने की वैल्यू कौन सी होती है? फेयर वैल्यू। यह भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा और, नीचे दे रखे हैं मैंने सारे अलग अलग। उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अभी बात की थी हमने, अच्छे से समझ गए थे कि यहाँ पे मेरी 1,00,000 की फेयर कितनी थी, वहां पे 1,40,000 की फेयर वैल्यू थी, और वैल्यू इन यूज से आ रही थी मेरी 1,30,000 की, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होगी थी मेरी 20,000 की, जो हमने अभी एग्जाम्पल करके आए थे उसमें। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मतलब कि कॉस्ट टू सेल, मतलब कि उसको बेच रहा हूं अगर, तो कितना खर्चा लग रहा है मेरा बेचने का। तो यहाँ पे 20,000 का था मेरा, जो हमने एग्जाम्पल लिया था लास्ट, 20,000 का ही आ रहा था। फेयर वैल्यू कितनी थी मेरी? ये थी मेरी 1,40,000 की, और ये कितनी थी? 1,30,000 की। समझे? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। इसमें से हमने कौन से वाला चूज किया था? ये वाला तो बना था 1,20,000, और ये था 1,30,000। इन्होंने कहा हाइयर वाला आपका रिकवरेबल अमाउंट होगा, तो ये हाइयर वाला ही तो हमने चूज किया था। अगर मेरी ये वाली कॉस्ट नहीं लग रही थी तो मेरा कौन सा, ये कितना बना था? ये बना था मेरा 1,40,000। तो मैंने हाइयर कौन सा चूज किया था? 1,40,000 चूज किया था मैंने, तो ये हाइयर यही वाला था। समझे? तो हमने क्या देखना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। ये सारे स्टेप आपको एक बिल्कुल इजी वे में आपको लिखवा दूंगा मैं, आपको कुछ स्टेप ही फॉलो करने हैं बस, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
अभी आप विश्वास रखिए, बहुत इजी होने जा रहा है। हमने ये निकाल लिया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज, तो उसमें से जो हायर होगा वही। अभी इसमें बात करते हैं कि फेयर वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होती है, वैल्यू इन यूज क्या होती है। बस यहाँ पे मीनिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन तो हम आगे देखेंगे थोड़ा, तो उसके लिए और कंसेप्ट खुलते जाएंगे। फेयर वैल्यू द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट, जो अमाउंट मेरे को सेल करने से मिलेगा वो। वाह, कितने अद्भुत ज्ञान की बातें हुई है, जो कि हम पहले करके आ चुके हैं, हमें पता है कितने इंडेक्स से हम करते आ रहे हैं, बट ये आज दे रहे हैं हमें ये ज्ञान। ये लगता है मेरे को पगला गए हैं थोड़े। और पेड टू ट्रांसफर ए लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी को मैं ट्रांसफर करूं तो कितने अमाउंट पे ट्रांसफर करूंगा। मतलब कि ये क्या होता है, अगर मैं एसेट ट्रांसफर करता हूं, एक एसेट की वैल्यू है मेरी, मान लो एसेट सो रही है मेरी बुक्स में 1 लाख की। अगर मेरे को पता है कि मार्केट में इतने में सेल हो जाएगी, कितने में, 90,000 में, अगर मेरे को पता है कि मार्केट में मैं 90,000 में उसको सेल कर सकता हूं, तो क्या होगी ये मेरी फेयर वैल्यू 90,000। और लाइबिलिटी मतलब कि 90,000 मेरे को मिल जाएंगे अगर इसको बेचने जाऊं। और लाइबिलिटी भी ऐसे हो जाती है कि सेल आउट। हाँ, मार्केट में अब मेरे को पता है कि मेरे 1 लाख की कोई लाइबिलिटी मेरे को देनदारी बनती है, अगर मैं उसको आज की डेट में मार्केट में देखूं तो मार्केट में मेरे को 1 लाख नहीं पे करने पड़ेंगे उसके, मेरे को 95,000 ही पे करने पड़ेंगे लगा लो। तो मेरे यहाँ पे होता है और यहाँ पे मेरा रिसीव होता है, तो मतलब कि ये दोनों मेरी फेयर वैल्यू होगी। मतलब कि एसेट से कितना पैसा मिल सकता है और लाइबिलिटी का मेरे को मार्केट में आज की डेट में कितना देना पड़ सकता है, तो ये होता है। तो ये डिटेल में बातें चलती रहेंगी, बट इसके बारे में डिटेल में बातें इस इंडेक्स में नहीं होंगी, तो इतना भी टेंशन नहीं लेने का। हमारे यहाँ पे बातें होंगी सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट की। तो चलिए करते हैं बातें। The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date। ये मेजरमेंट डेट पे देखना आपको, ये इंडेक्स 113 के अकॉर्डिंग देखना आपको। तो जब हम इंडेक्स 113 करेंगे तो वहां पे बात करेंगे कि फेयर वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं हम। तो ये फेयर वैल्यू कौन बताएगा आपको, इंडेक्स 113 के अकॉर्डिंग। ये किसकी हो सकती है, टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर लाइबिलिटी। अगर मैं लाइबिलिटी किसी और को कह देता हूँ, लाइबिलिटी का क्या होता है कि मैंने कहा कि हाँ मेरे को पे करने हैं ये, बट मैं नहीं पे करूंगा, आप पे कर देना, तो मैं आपको उतना पैसा दे देता हूं जितना उसको देना था। जो भी मतलब XYZ जो भी आपकी डील होती है आपस में, तो इसमें मतलब कि फिर मेरी देनदारी खत्म हो जाएगी अगर मैं मार्केट में उसको सेल कर देता हूँ लाइबिलिटी को। ठीक है जी। तो दी प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पे टू इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में, मतलब कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट उसकी एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसे करके एज दी मेजरमेंट डेट पे। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये हमने देख ही लिया था कि कौन सी कॉस्ट टू सेल होती है। जैसे कुछ लीगल कॉस्ट लगती है मेरी, स्टैंप ड्यूटी वगैरह, तो यही देखते हैं। कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट और सीजीयू। सीजीयू क्या होता है अभी बातें करेंगे हम, अभी यहाँ पे समझो एसेट ही है बस। आपकी कोई कॉस्ट इसलिए इंकर हो रही है कि आप उसको एसेट को सेल कर रहे हो, अगर सेल ना करते तो वो कॉस्ट भी ना लगती आपको। जब ऐसा सीन होता तो आप उसको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं मानते। जैसे कि आपको कुछ ऐसा कॉस्ट लगनी ही थी कि अगर आप उसको सेल करो ना करो तब भी, जैसे कि आपको कुछ रेन्यूअल करवाना था, मान लो उसका रेन्यूअल फीस वगैरह आपकी लगती कोई एसेट की, वो तो आपको वैसे भी इंकर करनी पड़ती। जरूरी थोड़ा है कि सेल करने के लिए, अगर सेल करने से रिलेटेड होती, मतलब अगर सेल ना करते तो आपकी लगती नहीं, तब तो वो आगे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वगैरह। अगर कोई मान लो रेन्यूअल फी इंकर की आपने, वो तो वैसे भी लग रही है ना कि अगर आप उसको सेल ना भी करते तो वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं हुई। ओके। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट और एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स। इसमें से हम इनकम टैक्स एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट को रिमूव कर देते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं मानते हैं कि अगर मेरे कोई फाइनेंस कॉस्ट वगैरह या इनकम टैक्स एक्सपेंस वगैरह लग रहा है तो नहीं। क्योंकि हम बातें करेंगे जब हम कैश फ्लोज वगैरह देखते हैं, कैश फ्लोज के अंदर भी हम कौन सा लेते हैं, फाइनेंस कॉस्ट हो गया। हम वहां पे जो हमारा टैक्स होता ना इनकम टैक्स वाला, वो भी नहीं कंसिडर करते, तो हम यहाँ पे क्यों कंसिडर करें। इसमें कौन सी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में लीगल कॉस्ट हो जाती है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह की कॉस्ट लग जाती है आपकी, और सिमिलर कुछ इसी तरीके के, मतलब लीगल कॉस्ट या स्टैंप ड्यूटी के तरीके से कुछ और अगर आपकी कुछ लग रही है तो वो भी सेम सिमिलर टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह नहीं, इसी की तरीके के टैक्स। या आप वो बेचते हो तो उस
की वजह से ही लग रहे हैं, बट इनकम टैक्स यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने हटाया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट, अगर कोई कॉस्ट लगती है कि आपको रिमूव करनी पड़ रही है एसेट तो उससे रिलेटेड, तो वो सारी आएंगी। क्यों? वो तभी लग रही है ना कि अगर आप रिमूव ही ना करते तो वो लगती नहीं। एक कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ब्रिंग एन एसेट इनटू कंडीशन, अगर कोई आपकी कॉस्ट इसीलिए लग रही है कि आपको उस सेल हो जाए इस कंडीशन में लेके आने तक, क्योंकि आपके जैसे अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए वो चीजें में भी नेसेसरी ना हो। अब आप मान लो सेल करनी है, सेल करने कब कर सकते हो? जब आप उसको डिटैच कर दो अपने जो आपका प्रॉपर फैक्ट्री वगैरह उसमें से रिमूव कर दो, तो उसको डी इंस्टॉल वगैरह करना होगा तो वो कॉस्ट लगेगी, तो वो इसमें ऐड हो जाती है। क्योंकि वो इसीलिए करनी पड़ रही है ना आपको कि कंडीशन में लेके आ जाओ कि हाँ अब बिक जाएगी मेरी। टू ब्रिंग एन एसेट इंक्रीमेंट फॉलोइंग आर नॉट, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है एसेट को डिस्पोज करने की। कौन सी? एक टर्मिनेशन बेनिफिट जो इंडेक्स 19 करेंगे जब हम, तब डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं कर रहे। कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग और रीऑर्गेनाइजिंग बिजनेस फॉलोइंग द डिस्पोजल ऑफ एसेट, अगर आप जैसे एक एसेट है जो रीऑर्गेनाइज करना पड़ा बिजनेस, किस मतलब कि आपने एसेट को डिस्पोज कर दी, उसके बाद आपको कुछ रीऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ करना पड़ता है बिजनेस में, तो उसकी कुछ कॉस्ट लगती है, तो वो वाली डिस्पोजल कॉस्ट नहीं मानी जाएगी कि आपको सर ये इसीलिए तो करना पड़ा हमें कि हाँ मेरी एसेट डिस्पोज किया मैंने। भाई पहले तक की देखनी है मेरे को, बाद वाली नहीं। वैल्यू इन यूज, तो ये समझ गए आप। कॉस्ट ऑफ डिस्पोज, फेयर वैल्यू क्या होता है? जो आप इंडेक्स 113 के अकॉर्डिंग निकालोगे। कौन सा? जो मार्केट बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो तो किस रेट पे होगी, वही वाली मेरी फेयर वैल्यू होती है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल देखा, कौन सी? जो कॉस्ट इंकर होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे? डिस्पोज करते हैं अगर एसेट से। अगर डिस्पोज ना करता तो मेरे को वो कॉस्टिंग करनी होती। तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल देखे, लीगल कॉस्ट, स्टाम्प ड्यूटी, रिमूविंग और इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ब्रिंग दिस। इसमें से दो हम नहीं मानेंगे कि ऐड होंगे। कौन से? एक तो मेरा टर्मिनेशन बेनिफिट्स और एक मेरा रीऑर्गेनाइज करने का बिजनेस का वो वैल्यू नहीं। अभी हम यहाँ पे देखे दो एस्पेक्ट, इसमें से और इसमें से हायर देखते थे। अभी इसके वाला तो हमने देख लिया क्या होता है, मैं आपको मीनिंग भी समझा के आ चुका हूं। अब बात कर रहे हैं हम इसकी वैल्यू इन यूज की, कि वैल्यू इन यूज क्या होता है। कि मैं अगर एसेट को यूज करता जाऊं तो उसकी आज के डेट में कितनी वैल्यू होगी, तो उसको कैसे पता लगाता हूं? मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आके, जितना कैश फ्लो मेरा जनरेट होगा उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा मैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एसेट और सीजीयू। ये सीजीयू क्या है? ये है एक छोटी सी बीमारी है, इसका भी इलाज करेंगे, समय आने दो सब होगा सही। ठीक है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। इसमें कुछ ज्यादा था नहीं अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया आपको, जो आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट में समझा दिया था ना, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। ओके, तो चलिए इसके आगे देखते हैं यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ क्या होती है, ये हम पहले भी करके आ चुके हैं इंडेक्स 1638 में भी, अभी भी मैं आपको करवा दूंगा, डेफिनेशन करवाऊंगा बस। इज इधर पीरियड, अभी तो हम सिर्फ मीनिंग ही देख रहे हैं, मीनिंग क्या होते हैं। अब मीनिंग के बीच में ही मैंने सारा आपको इंडेक्स करवा दिया कंप्लीट। मेरी तरफ से कुछ नहीं है, इन चीजों को ही बार बार रिपीट करता रहूंगा मैं, क्वेश्चन करवाता रहूंगा, रिपीट करता रहूंगा। कंटिन्यू। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर भी कर दो, क्योंकि देखो मेरे को अभी नहीं जानता कोई, क्योंकि मेरा फर्स्ट बैच है अभी। और जब आप समझो फर्स्ट बैच के अंदर ये क्वालिटी आती है, तो आने वाले बैचेस में क्या जबरदस्त क्वालिटी निकल के आएगी। आपको बस एक बार क्लासेस देखनी है और 2 बार और रिवीजन करनी है, उसके बाद आप एफआर को चाहे साइड में रख देना, बुक्स आपकी पास होने की टेंशन खत्म हो जाएगी। एग्जाम्शन से कम की तो बातें ही नहीं करोगे आप, एग्जाम्शन से ऊपर की ही बातें रहेंगी फिर। तो चलिए बातें करते हैं अब यूजफुल लाइफ की। एग्जाम्शन की बातें तो
जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि इतना इजी है सर एफआर। हम तो अभी तक अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगा रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था एफआर क्या, तो हमारे मन में फोबिया हो चुका था। बट नहीं, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है एफआर का, तो एफआर में और अटेम्प्ट आपको नहीं लगेंगे। बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद तमाशा देखो। यूजफुल लाइफ क्या होती है? आइदर पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटिटी, कि कितने टाइम पीरियड तक मैं एक्सपेक्टेशन है कि इस एसेट को यूज करूंगा। हमने ये नहीं देखा था कि वो एसेट कितने टाइम चल सकती है। मैं ये बात इंडेक्स 16 कर रहे थे तब भी बात करके आए थे। हम यूजफुल लाइफ किसको कहते हैं? अगर मेरे एसेट की एक लाइफ है कि वो 10 सालों तक काम कर सकती है, बट मैं उससे सिर्फ 5 साल तक ही यूज करूंगा, तो मेरी यूजफुल लाइफ वही एक्सपेक्टेड थी मेरे को कि 5 साल तक ही यूज करूंगा मैं, वही है। या फिर द नंबर ऑफ, हम ये क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी कह देते हैं कई बार, हाँ मैं भाई ये एसेट मेरी 10 लाख यूनिट्स तक बना देगी, तो अब उसको मैं एक ही साल में बना दूं, या फिर 5 सालों में बनाऊं, या फिर 2 सालों में, कैसे भी बनाऊं। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट बाय द एंटिटी। ओके, चाहे तो वो नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे हो सकता है या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे, कुछ भी हो सकती है। अब स्कोप की बातें करेंगे। अभी हमने मीनिंग किया, मीनिंग में ही हमने पूरा इंडेक्स कंप्लीट कर दिया वैसे तो। अभी बात करते हैं कि एसेट्स की बातें तो कर रहे थे सर आप कि ये एसेट होगा, वो एसेट होगा, इस एसेट का ये कर देंगे हम, कैरिंग अमाउंट दिखेगा अगर ज्यादा तो उसको कम कर देंगे। सर क्या सभी एसेट का जो एसेट दिखे मेरे को उसी का ही कर दें? अरे नहीं, जो भी एसेट दिखा उसको थोड़े ऐसे कुछ भी कर दोगे। ये तो आपने वही बात कर दी कि लड़की दिखी नहीं आपको लाइन मारना शुरू। नालायकों, हर लड़की बहन होती है, सिर्फ एक होती है जो आपके लिए बनी है। तो वही बातें करेंगे हम कि वो जो आपकी बहन नहीं है, वो एसेट आपको ढूंढनी है, कौन सी है, उसको ढूंढने के लिए मेहनत करते हैं। अब कौन सी एसेट होती है वो जिसका हम इंपेयर करेंगे? सभी आपकी बहनें हैं। नॉट एप्लीकेबल कहां पे? ये स्टैंडर्ड है, इन्होंने कहा है कि इन अकाउंटिंग फॉर द इंपेयरमेंट ऑफ ऑल एसेट्स अदर देन, ये कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड वैसे तो अप्लाई होगा सारी एसेट्स पे, अदर देन कौन सी एसेट्स छोड़ दें? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के ऊपर ये वाला इंडेक्स नहीं लगेगा कि हम इसकी रिकवरेबल अमाउंट नहीं देखेंगे चाहे अंदर बाहर से कुछ खबर आती रहे। क्यों? क्योंकि हमने जब इंडेक्स 2 किया था तो उसके अंदर देखा था कि मैं अपनी इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करता हूं, कॉस्ट और एनआरवी। तो हम तो वहां पे लोअर ही कर चुके हैं, तो उसकी मतलब कि, और वो ज्यादा टाइम रुकती भी नहीं है मेरे पास, तो वो बिकती रहती है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये था ना कि मेन तो उन सेट के ऊपर मेरा फोकस रहेगा इस इंडेक्स में कि जिसकी वैल्यू मेरी डिक्रीज हो ही नहीं रही है फेयर वैल्यू की वजह से। यहां पे इन्वेंट्री की तो मेरी नॉर्मली फेयर वैल्यू की वजह से होगी डिक्रीज, कि एनआरवी वगैरह ले रहा हूं मैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, डिक्रीज हो ही जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेयर वैल्यू कहीं दिखेगी तो आप उसको ये कहोगे सर वहां तो फेयर वैल्यू की वजह से होगी ये डिक्रीज, तो इसको इंपेयरमेंट क्यों करूं? नहीं, ये मैंने सिर्फ इन्वेंट्री के लिए बोला है। आपको अगर इंडेक्स 16 में देखा था वहां पे फेयर वैल्यू लगता था, इंडेक्स 38 में देखा था फेयर वैल्यू मॉडल भी लगता था, तो फेयर वैल्यू पे भी मेजर होती थी। अगर इंडेक्स 16 के सेट पीपी वगैरह इंडेक्स 38 की हैं तो आपको ये इंडेक्स लगाना होगा, तब ये इंडेक्स लगेगा, ऐसे नहीं छोड़ोगे आप। ये इन्वेंट्री का केस में हमने आउट किया है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट अगर बनती है, कॉस्ट टू ऑब्टेन और फुलफिल ए कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडेक्स 115 में डील करेंगे हम, अभी इसकी डील नहीं करेंगे। कुछ एक मेरी डेफर्ड टैक्स एसेट होती हैं वो भी इस इंडेक्स से बाहर हैं, इंडेक्स 12। आपको कि सर इतने सारे याद करेंगे कितनी इतनी बाहर हैं, तो आप सीधा यही बता दो ना कि कौन सी पे लगेगा, कि हम उस एसेट को देखें और लाइन मारना शुरू कर दें उसके ऊपर कि हाँ तेरे को इंपेयरमेंट करके रखेंगे, हम टेस्ट करेंगे पहले तुझे, फिर देखेंगे कि तू इंपेयरमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो इंपेयरमेंट लॉस बुक कर देंगे।
ये तो वही बात कर दिया आपने कि लड़की देखेंगे कि पढ़ सकती है नहीं पढ़ सकती। सबसे पहले तो ये टेस्ट किया कि वो हमारे लिए बनी है नहीं बनी, उसके बाद वो हाँ उसके ऊपर लाइन मार के देखेंगे कि वो टेस्ट कैसा रहता सफल, अगर रहता तो उसको हम अपनी बना लेंगे। दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर दी इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री कॉन्ट्रैक्ट। ये तो वो एसेट सी में डायरेक्ट बता दूंगा आपको, बट एक बार ये कर लो, ये मैंने निकाल लिया एनालिसिस करके कि ये एसेट्स होंगी कवर, बट उससे पहले ये वाला थोड़ा कर लो कर लो। डेफर्ड टैक्स एसेट वाली, एसेट राइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट, अगर मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट से कोई एसेट राइज होती है तो उसको हम प्लान एसेट्स वगैरह कहते हैं, तो वो इंडेक्स 19 के अंदर डील होती है मेरी। और इसमें बायोलॉजिकल एसेट्स थी मेरी रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मेजर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये मैं आपको पहले भी बता के आ चुका हूं डिटेल में, इंडेक्स 2 किया था, जब इंडेक्स 2 किया था, हाँ इंडेक्स 2 में बताया था मैंने, डिटेल में बता के आ चुका हूं क्या होती है। अब दोबारा यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो कि मेरी बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू पे लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हो चुकी हैं, वो तो ऑलरेडी वहां पे फेयर वैल्यू पे ही हो चुकी है मेजर, तो उसको बाहर कर दिया इन्होंने। मोस्टली फेयर वैल्यू पे जो मेजर होते मेरे सेट्स उनको बाहर ही रखा है, सिर्फ इंडेक्स 16 और इंडेक्स 38 की एसेट्स को जो फेयर वैल्यू पे भी मेजर होती हैं वो हमारे इंडेक्स 36 में रखा है इन्होंने। स्पेसिफिक में इंडेक्स 16 और इंडेक्स 38 के सेट्स पे जोर देके कह रहा हूं, ध्यान रखो। हम यहां पे देखेंगे ये भी एनआरवी की वजह से मेरी बाहर हुई, ये वाली भी मेरी फेयर वैल्यू की वजह से बाहर हो गई। ये एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, ये मेरा 105, इसके बाद ही हम करेंगे 36 के बाद, तो ये वाली एसेट वहां डील होती है। ये ऑलरेडी अगर देखेंगे तो फेयर वैल्यू वगैरह पे ही होती है, तो वहां पे बातें करेंगे हम कि कैसे होती है। फाइनेंशियल एसेट्स विद इन द स्कोप ऑफ इंडेक्स 109, मेरी फाइनेंशियल एसेट्स पे भी यहां नहीं होगा, 109 बताता है कौन सी होती है फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी, शेयर्स, लोन्स, एडवांसेस, डेटर्स एक्सेट्रा। ये हम 109 जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला इंडेक्स करेंगे तब इसके बारे में बातें करेंगे। तो सर आपने इतनी सारी एसेट्स तो बाहर कर दी, तो बचा क्या मेरे लिए? अरे ये बचा है ना, देखो ये देखो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो क्या सर फाइनेंशियल एसेट सारी बाहर हो चुकी हैं? नहीं बच्चा नहीं, फाइनेंशियल एसेट भी रखी हुई है थोड़ी आपके लिए। ऐसी सारी बाहर नहीं की मैंने, आपके लिए थोड़ा बचा के रख दिया है। एक तो सब्सिडरीज, एक एसोसिएट्स, एक जॉइंट वेंचर। सर ये आपने लिख दिया सब्सिडरी वगैरह, ये क्या है? हमें समझ नहीं आया कुछ। ये बातें तो हम करेंगे वैसे जब हम कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह के इंडेक्स करेंगे तब, बट एक बार आपको बता देता हूं। आप दो तरीके की बुक्स मतलब फाइनेंशियल्स बनाते हो। एक बनाते हो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स, जिसमें आपका एक कंपनी की होती है, एक होती है ग्रुप की फाइनेंशियल्स जिसको आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो। तो ये वाली सीएफएस, मतलब सीएफएस के लिए नहीं है ये है आपकी तीनों की तीन एसएफएस के लिए, एसएफएस के लिए मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। कि अगर मान लो मैं ए एंटिटी हूं, ए कंपनी, मैंने क्या किया, मैंने बी कंपनी में कुछ शेयर्स परचेज कर लिए। कितने? 90 नहीं, कितने ये मानते हैं कि 90% ही कर लेते हैं, हाँ 90% शेयर इसमें एक्वायर कर लिए मैंने। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? ये सब्सिडरी बन गई है, ये मेरी सब्सिडरी बन गई है, या फिर इन्वेस्टमेंट बने और एसोसिएट बने, या फिर जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, या फिर मेरा सब्सिडरी में या जॉइंट वेंचर में, किसी में भी हो सकता है मेरा। ठीक है, अगर दूसरी एंटिटी मेरी जिसके अंदर इन्वेस्ट किया, जो मैं हम क्राइटेरिया देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मतलब सब्सिडरी कब कहते हैं उसको, एसोसिएट कब कहते हैं, जॉइंट वेंचर कब कहते हैं, वो सब हम बातें करेंगे 103 110 करते हुए जब, तो वहां पे बातें होंगी हमारी बहुत ज्यादा दिल से तसल्ली से, तो हम वहीं पे डिस्कशन करेंगे क्या होता है। तो अभी बता देता हूँ कि एक यहाँ पे कुछ शेयर किया है, इसके अंदर मैंने मान लो कि मेरे लिए एक नई कंपनी थी, इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने। तो ये इन्वेस्ट किया जो मैंने, इस इन्वेस्ट के अंदर अगर कुछ मेरा वैल्यू में रिडक्शन आता है, मतलब कि ए एंटिटी अपनी बुक्स में क्या शो करेगी, ये अब इसकी वैसे तो
सब्सिडरी बन चुकी है 90%। अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लो इसकी वैल्यू थी मेरी 5 लाख रुपए की टोटल, इसमें से 90% शेयर मैंने एक्वायर कर लिए। 90% कितना हुआ इसका? 4,50,000। मतलब 4,50,000 मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं अपनी बुक्स में क्या शो करूंगा? ए, इन्वेस्टमेंट इन, बी, कितने अमाउंट से? 4,50,000 से। अब हुआ क्या कि मेरे को पता लगा कि इस एसेट, ये डिटेल में तो बाद में करेंगे, कि अब ये मेरे 4.5 लाख के नहीं बिकेंगे शेयर्स अगर मैं बेचना चाहूं, तो ये मेरे को सिर्फ मिलेंगे अभी इसके 3 लाख से। तो मेरे को इसकी वैल्यू कम करनी होगी। तो ये कम करनी है तो कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा इंडेक्स 36, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो ये अगर चाहे तो मेरा उसको दूसरी में इन्वेस्ट किया, वो मेरी सब्सिडरी बन चुकी है, या मेरी दूसरी एसोसिएट बन चुकी है, या जॉइंट वेंचर बन चुकी है। अगर इनमें से कुछ बन चुकी है मेरी, तो उसको भी इंपेयरमेंट कर देंगे। ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था। तो ये क्या हो गया है मेरा? फाइनेंशियल एसेट वाला बता दिया। फाइनेंशियल एसेट में बस यही, इसके अलावा सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करेंगे। यहाँ की तो हम इतना ही रखा बस। ये सिर्फ मैंने कम करवाया आपके लिए, अदरवाइज यहाँ भर भर के हो जाता। मैंने जब मीटिंग हो रही थी कमेटी की, तब कहा अरे साहब बच्चों को बख्श दो थोड़ा। आप कहोगे सर बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो आप। अब नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी हैं जो इसमें, मतलब जिसको इंपेयर करोगे, कौन से एसेट्स हैं वो? पीपी, इंडेक्स 16 वाली। ये कौन सी? चाहे कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही हो या रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों ही यहाँ पे आएंगी। इंटेंजिबल एसेट, चाहे कॉस्ट या फेयर वैल्यू, दोनों ही आएंगी यहाँ पे। गुडविल, गुडविल हमने देखा था कि मैं उसको डेप्रिसिएट भी नहीं कर, अमोर्टाइज ही नहीं करता था, जब मैं उसको लेस ही नहीं करता। तो मेरा मेन मकसद इंपेयरमेंट का और हो जाता है यहाँ पे। ये गुडविल तो करनी ही चाहिए, इसकी तो वैल्यू कभी कम होगी ही नहीं मेरी बुक से। चाहे मेरा बिजनेस बिल्कुल गड्ढे में धस जाए, मेरी गुडविल तो फिर गुडविल शो करती रहेगी, जबकि मेरे को गालियां पड़ रही हैं और मैं बुक्स में शो कर रहा हूं गुडविल। मेरे को मार्केट से गालियां पड़ रही हैं कि अरे भाई साहब क्या धंधा कर रहे हो तुम, और मैं अपनी बुक्स में शो कर रहा हूं गुडविल। ऐसे नहीं होने वाला भैया, आपको गुडविल हटानी होगी। वो कौन बताएगा कैसे हटानी है? आप अमोर्टाइज तो करने नहीं दे रहे इंडेक्स। मैंने कहा इंडेक्स नहीं, इंडेक्स 36 करने देगा आपको इंपेयरमेंट। इंडेक्स 36 बताएगा कि हाँ इसका इंपेयरमेंट क्या होगा। गुडविल हम सेल्फ जनरेटेड वाली तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। ये कौन सी है? जो हम बिजनेस कॉम्बिनेशन से एक्वायर करते हैं तब गुडविल जनरेट होती है मेरी कुछ। अभी गुडविल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सिर्फ जब मैं कॉस्ट पे कैरी कर रहा हूं, वहां पे हमने देखा था कॉस्ट मॉडल ही लगता है मेरा। एसेट्स एक्वायर्ड एट वैलिड अमाउंट, ये मैंने बता दिया, 16 और 38 वाला ही दे रखा है इन्होंने। बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट कॉस्ट, हमने जो कॉस्ट से दूसरी थी यहाँ पे मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, इसको तो हमने नॉट एप्लीकेबल किया था। मतलब इंडेक्स 36 में तो ये आएगी ही नहीं। फेयर वैल्यू वाली तो सिर्फ आपको इंडेक्स 16 और इंडेक्स 38 ही लेना है, इसके अलावा फेयर वैल्यू वाला आपको कहीं दिखाई नहीं। गुडविल दिखाई एक आपको, ये कभी डिक्रीज नहीं होता था तो इसलिए यहाँ पे ले आए। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये तो कॉस्ट पे ही होती है, इसको ले आए। और रिवैल्यू पे सिर्फ 16 और 38। बायोलॉजिकल एसेट भी जो कॉस्ट पे है उसको यहाँ ले आए। बस आपको ये याद रखना है कि हम 16 38, गुडविल 38 वाला ही 38 में ही किया था ना हमने, ये 40 किया था। मतलब इससे पहले के जो स्टार्टिंग के 3 इंडेक्स किए थे वो हो गए। एक बायोलॉजिकल एसेट ये वाला होगा जो मेजर एट कॉस्ट, इसका भी हम इंडेक्स 16 के साथ भी करके आए थे ना, याद कर लो। अभी फाइनेंशियल एसेट क्लासिफाइड ये हो गया, ठीक है जी। अभी तक मैंने कुछ नहीं ज्यादा समझाया आपको ये बताया कि वो कौन सी लड़की है जो आपके लिए बनी है। बस कौन सी लड़की बनी थी आपके लिए? ये वाली लड़कियां आपके लिए बनी है। कितनी सारी लड़कियां दे दी देख लो। अब लाइन मार कैसे मारोगे? चेक करोगे, टेस्ट करोगे। तो टेस्ट कैसे करोगे वो ये देखते हैं। आइडेंटिफाइंग एन एसेट दैट मे बी इम्पेयर्ड, आगे करते हैं कंटिन्यू।
आइडेंटिफाई कैसे करोगे उस एसेट को कि आपकी इंपेयर होने वाली है? हम कुछ, मैंने आपको ये वही बातें रिपीट होती रहेंगी जो मैं आपको स्टार्टिंग के 2-4 मिनट में बता दिया था, ठीक है? वही बातें चलेंगी। अभी मैं इसलिए पढ़ाई देता हूं, यहां से डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, एन एस एंटिटी दैट सेल एसेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड वेदर देयर इज एन इंडिकेशन। ये वही कि जो मैंने अंदर बाहर की कुछ खबर होगी कि हाँ आपकी जितनी बुक्स में शो कर रहे हो उससे कम हो सकती है, ऐसी कुछ खबर आई है। वो खबर कौन सी है वो डिटेल में अभी बात करेंगे कि कौन सी है हमारी। Entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, entity shall assess. ये क्या करेगा? Entity at the end of every reporting period एक assess करेगा कि कोई इंडिकेशन तो नहीं आ रहा, मतलब कोई ऐसी खबर तो नहीं आ रही जिससे कि मेरे एसेट पता लगे कि हाँ इंपेयर हो गया, मतलब कि जितनी बुक्स में वैल्यूज हो रही है उससे कम रिकवर कर पाऊंगा। कोई ऐसी आ तो नहीं रही है इंडिकेशन। इफ एनी सच, अगर हाँ इंडिकेशन दिखी मेरे को कुछ, तो उस केस में क्या करूंगा? मैं एक टेस्ट करूंगा। कौन सा टेस्ट? कि मेरा इंपेयरमेंट टेस्ट। इंपेयरमेंट टेस्ट कौन सा था? हम ये देखते थे कि रिकवरेबल अमाउंट कितनी आई मेरी। रिकवरेबल अमाउंट, हमारा इंपेयरमेंट टेस्ट यही वाला था जो मैं आपको करवा के आ चुका हूं। कैरिंग अमाउंट मेरी जो सो रही है बुक्स में, और उसके बाद मैंने रिकवरेबल अमाउंट निकाली। ये रिकवरेबल अमाउंट इससे कम तो नहीं आ रही, इससे कम आ रही है अगर कैरिंग अमाउंट से, तो इससे कंपेयर करना ही मेरा ये इंपेयरमेंट टेस्ट होता है। अगर ये इसमें कम आ रही है तो मतलब हाँ ये टेस्ट इसने पास कर लिया है इंपेयरमेंट टेस्ट, तो इसको इंपेयर कर देंगे। ये अगर रिकवरेबल अमाउंट मेरी कम आ रही है कैरिंग अमाउंट से, तो मतलब इसने इंपेयरमेंट टेस्ट पास कर दिया है और इसको इंपेयर कर देंगे। तो देखते हैं, an entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication, if any such indication exists, the entity is required to estimate the recoverable amount. आप सबसे पहले तो इंडिकेटर देख लिए, अगर इंडिकेटर है तभी आपको ये रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, अदरवाइज आपको निकालने की जरूरत ही नहीं। आपको पता है कि इंडिकेटर कोई है ही नहीं। कि आपको मैंने क्या बोला था जब आपको स्टार्टिंग में 2-4 मिनट बताया था कि आपको कुछ ऐसी अंदर बाहर से खबर मिली कि उतना रिकवर नहीं कर पाओगे। जब आपको कोई खबर ही नहीं मिली तो आप उसको कम, उसका चेक ही क्यों करोगे फिर इंपेयरमेंट टेस्ट? उसकी तो कोई खबर ही नहीं आई ना। ये हम यहां पे डिक्रीज सिर्फ तभी करेंगे जब हमको कुछ अंदर बाहर की खबर आएगी। तो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि क्या हम सभी एसेट्स कैसे करेंगे, तो नहीं, सभी का नहीं। कुछ एसेट ऐसी भी हैं कि मेरे को खबर आए या ना आए, मेरे को उसका इंपेयरमेंट टेस्ट करना ही होगा, मतलब कि उसका रिकवरेबल अमाउंट मेरे को निकालना ही होगा। तो सर ये ऐसी कौन सी लड़की है जिसका मेरे को निकालना ही होगा रिकवरेबल अमाउंट? इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट का इंडिकेशन हो या ना हो, मेरे को कोई अंदर बाहर की खबर हो या ना हो, एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट फॉलोइंग आइटम्स फॉर इंपेयरमेंट एटलीस्ट। उसका टेस्ट तो कर ही लो कि उसके रिकवरेबल अमाउंट तो निकाल के देख लो। अगर पास हो जाती है वो टेस्ट में तो उसको इंपेयर कर देना, अगर नहीं होती है तो रहने देना। इसका एनुअली करना होगा आपको, मैंडेटरी है ये। एनुअली वो तभी करनी थी जब हम पहले बात करके आ रहे थे कि जब आपका कुछ खबर मिलेगी अंदर बाहर की तो तभी कर रहे थे आप, बट यहां पे आपको एनुअली करना होगा। ये मैंडेटरी है, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया आपने। इंटेंजिबल एसेट विद एन, ये वो लड़की है जिसका आपके घर वाले रिश्ता देख के आए हैं, इसके साथ तो आपको रहना ही है जिंदगी भर, चाहे कुछ हो। यहां पे लाइन मारना ना मारना आपके ऊपर ऑप्शन नहीं है, आपको एवरी ईयर इस पे लाइन मारनी ही होगी। आपको प्यार करना हो ना करना हो, इससे प्यार करना ही होगा आपको। इंटेंजिबल एसेट विद एन इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ, इंटेंजिबल एसेट विद एन इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ। इंडेफिनेट, इनफाइनाइट नहीं बोला मैंने यहां पे, इंडेफिनेट। कौन सी? इंटेंजिबल एसेट। यहां पे तीनों ही वैसे देखो तो इंटेंजिबल एसेट वाले इंडेक्स में ही की थी हमने बातें, तो यही है जो आपको दिखती भी नहीं है, उससे प्यार करना है आपको। ऐसी कौन है? वो तो हमारे भगवान ही है जो दिखते नहीं है और हमेशा उनसे प्यार करना चाहिए।
उनका नाम जप करते रहना चाहिए। ये वो है, ये तो महाराज जी भी बड़े बड़े संत कहते हैं कि आपको आए दुनिया में इसीलिए हो कि नाम जप करते हो। तो चलो आए इसको स्टार्ट करते, कंटिन्यू करते हैं। इंटेंजिबल एसेट विद एन इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ मेरे को पता ही नहीं है कितनी है, जब हमने इंडेक्स 38 किया था तब हमने बात की थी इंडेफिनेट लाइफ होती है, अगर इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ मेरे को नहीं पता कि उसको कितने टाइम तक यूज करूंगा मैं, तो उस केस में उसको मैंने अमोर्टाइज नहीं किया था। तो इसको भी यही है, अमोर्टाइज तो हुआ नहीं। तो मैंने क्या बात की थी कि इस इंडेक्स का सबसे ज्यादा मेन फोकस उन एसेट्स के ऊपर होता है जिसकी वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं हो रही है। मेरी बुक्स में 100 तो हो रही है। अब ऐसे को तो मैं खबर के भरोसे नहीं छोड़ सकता, इसको तो एवरी ईयर चेक करता जाऊंगा मैं। अगर मेरे को कोई इसका टेस्ट में पास हो जाती है तो डिडक्ट कर दूंगा वैल्यू। क्यों, इसको मैं किसी और तरीका तो मेरे को है नहीं कम करने का, मेरे को तो बहाने ढूंढने हैं इसको कम करने के। तो इसलिए मैं एनुअली इसको चेक करता जाऊंगा, इंपेयरमेंट टेस्ट करता जाऊंगा। कौन सी, जिसकी इंडेफिनेट, एक ये नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, जो इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज होती है उसके ऊपर तो मेरा अमोर्टाइजेशन होता ही नहीं है। जिस टाइम अवेलेबल फॉर यूज हो जाती है उसके बाद से तो मेरा अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जब तक वो एसेट मेरी अवेलेबल फॉर यूज नहीं आई है उस कंडीशन में, उससे पहले मैं उसका इंपेयरमेंट कर दूंगा। हाँ, गुडविल एक्वायर्ड इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन में, अगर कोई गुडविल आप एक्वायर कर रहे हो उसको, ये बता चुका था मैं आपको। इंटेंजिबल एसेट विद एन इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ एंड इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज टू बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। ये कौन सी है, इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ, और एक इंटेंजिबल एसेट जो ये ऊपर वाली दो है, ये दो वही है। ये टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट कब कब करनी होगी, एनुअली तो करनी ही करनी है, एनुअली तो करनी ही करनी है, और इंडिकेशन आ जाता है तब भी आपको करनी है ये। अब भी आपको एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। जैसे कि आप इसको एवरी मंथ, मतलब कि मई मंथ में करते आते हो एवरी टाइम, एनुअली आप इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करते हो। जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू कम ही होगी। इसका एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यू कम करोगे ही। इंपेयरमेंट टेस्ट का मतलब ये होता है कि चेक करना है मेरे को, अगर उसमें पास होती है, मतलब कि कैरिंग अमाउंट से कम आती है अगर मेरी रिकवरेबल अमाउंट, तब उसको इंपेयर करूंगा। अगर मेरा, जैसे आपका होता है ना कि टेस्ट देते तो आप पास होते हैं फेल होते हो, ऐसे ही इसका है कि आपको लगा कि हाँ इसकी वैल्यू कम हो सकती है, तो आपने टेस्ट किया, एक टेस्ट किया, अगर उसमें कैरिंग अमाउंट था इसका एक क्राइटेरिया से कम आनी चाहिए अगर पास करना है। मतलब कि अगर आपको कहे कि आपको 40 नंबर से कम लेके आने हैं तभी आप पास हो गए, नहीं 40 से कम नहीं, आपको 40 से ज्यादा लाने हैं, कहीं बातें कर। तो हमारा ये सिंपल क्या है, मैं सिंपल बोलता हूं, कैरिंग अमाउंट है, आपने टेस्ट किया कि अगर इससे ऊपर आती है तो आपका फेल, इससे नीचे आती है तो आपका पास। क्या पास, इंपेयर हो रही है, मतलब एसेट आपकी, मतलब कि रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम आती है तो आपको इंपेयर करना है। बट ये टेस्ट करके देखना है किस लिए, जब आपका इंडिकेटर होगा, कोई अंदर बाहर की खबर होगी आपको, और हमने कुछ केसेस देखे जिसमें अंदर बाहर की खबर भी नहीं देखूंगा। कौन से केस मैंने वो देखे, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट देखी, कौन से वाली, जो एक तो नॉट अवेलेबल फॉर यूज है अभी तक, और एक मैंने देखी जिसकी इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ है। ओके, इन केसेस में मैं एनुअली करूंगा टेस्ट। इसमें दो देखी मैंने, इंटेंजिबल एसेट गुडविल के अलावा, कि अगर इंडिकेटर होगा मेरा तब भी इसको चेक करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा। कौन सा, कि रिकवरेबल अमाउंट निकाल के देखनी है, अगर वो उससे ऊपर आती है कैरिंग अमाउंट से तब तो मेरा वो इंपेयरमेंट टेस्ट फेल हो गया, तो मतलब कि एसेट इंपेयर नहीं हुई है तो छोड़ दूंगा, कोई नहीं। अगर उससे कम आती है तो इंपेयर हो गया, तो मतलब इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दूंगा अपनी बुक्स में। अगर ज्यादा आ जाती है तो उसका कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है ना मेरा, समझे। ये हो गया इंटेंजिबल एसेट विद एन इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ एंड इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल एनुअली वेन, ठीक है। हाँ, ये बता रहा था मैं आपको, जैसे मई में आप इसको एनुअली चेक करते हो, जैसे पहले मई 23 में की, फिर मई 24 में, अब मई 25 में करोगे,
ठीक है। अभी मई 25 अभी चल रहा है, मतलब मई 25 में कर दी, बट आपको सेम टाइम पे ही करनी है आपको। आपको मान लो सितंबर में कुछ ऐसा इंडिकेटर मिल जाता है सितंबर 25 में कि आपकी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, कुछ ऐसा इंडिकेटर आ जाता है। कौन सी एसेट? ये दो एसेट्स में से। तो आपको क्या करना होगा? तो फिर इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करना होगा। इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे करते हो? रिकवरेबल अमाउंट निकालते हो, कैरिंग अमाउंट निकालते हो। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है तो आपका इंपेयरमेंट टेस्ट पास हो गया। अगर पास हो जाता है तो क्या करोगे? रिकवरेबल अमाउंट तक लेके आ जाओगे। कैसे लेके आते हो? इंपेयरमेंट लॉस बुक करके। ठीक है जी, वही दे रखा है इन्होंने, कुछ और नहीं है। वेन एवर देयर इज एन इंडिकेशन इंपेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम पे करनी है आपको, जैसे हम मई मंथ में कर रहे थे एवरी ईयर एंड वेन एवर देयर इज एन इंडिकेशन, और जब भी इंडिकेशन होगा तब भी करनी होगी आपको। ठीक है। डिफरेंट इंटेंजिबल एसेट्स मे बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एट डिफरेंट टाइम्स। तो अलग अलग इंटेंजिबल एसेट है, जैसे मान लो मेरे पास कई तरह के इंटेंजिबल एसेट हैं, तो हर एक को अलग अलग टाइम पे कर सकता हूँ। किसी को मई मंथ में कर रहा हूँ, किसी को मैं मे बी जून में कर रहा हूँ, किसी को दिसंबर में कर रहा हूँ, ऐसे अलग अलग हो सकता है। इफ इंटेंजिबल एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग करंट एनुअल पीरियड, अगर मान लो कोई इंटेंजिबल एसेट करंट पीरियड में ही मैंने बुक्स में रिकॉग्नाइज किया है, मतलब इनिशियली ही बुक्स में करंट ईयर में ही रिकॉग्नाइज किया है। मान लो कि 1 अप्रैल 25 के बाद की है, मान लो 1 अप्रैल 25 के बाद की है, मान लो मैंने किया, मान लो ये 15 मई 25 को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज की है। तो ये क्या कहते हैं? इफ इंटेंजिबल एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग करंट एनुअल पीरियड दैट एसेट शैल बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट बिफोर द एंड ऑफ द करंट एनुअल पीरियड। तो जो ये मतलब कि हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25, मतलब कि 31 मार्च 25 से तक आपको एक बार इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करके रख देना है, कर देना है इसका इंपेयरमेंट टेस्ट। ठीक है जी, शैल बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट बिफोर द एंड ऑफ। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट मैं आपको बता के आ चुका हूं, यही टेस्ट है। तो बार बार टेस्ट की बातें हो रही, हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करना, आपको ये टेस्ट करना है, तब टेस्ट करना है, एनुअली टेस्ट करना है, हाँ जब भी इंडिकेशन आएगी तब भी टेस्ट करना है। टेस्ट तो बता दो क्या है? टेस्ट मैं बता चुका हूं, यहाँ पे लिख दीजिए। एज एन एसेट इज इम्पेयर्ड व्हेन इट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। इसकी कैरिंग अमाउंट एक्सीड करती है ये इसका, कि हाँ अगर इसमें पास हो जाती है तो हमारा इंपेयर हो जाएगा। कैसे होता है? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो मेरा पास हो गया। यही टेस्ट था मेरा। तो अभी देखो हम बाकी का करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर एक बार। चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिवाइज करवा दूंगा मैं जल्दी से, उसके बाद बातें करेंगे अंदर बाहर की खबरों की, या फिर जो भी और आगे कंसेप्ट चलेंगे मेरे। तो अभी आज के हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया। तो अभी ये बातें ही रिपीट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के जो 4 मिनट थे, 4-5 मिनट, उसके अंदर ही हमने मेन टॉपिक कर दिया था हमारा खत्म। उसके बाद तो वैसे ही चलिए सारी कथा दोबारा रिपीटिशन चला। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी भी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि आपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। सिर्फ उनसे करवाना जो सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन करें। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए जिसको मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है लेक्चर्स की। मैं चाहता हूं कि वही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो लेक्चर रियल में देखना चाहते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।